चलो अच्छा हुआ सुबह सुबह मंदिर हो आई, वरना सारा दिन तो ठंड में बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। अरे ये क्या, ये तो आंचल बहू है, लेकिन ये इतनी ठंड में आंगन में बैठकर ऐसी हालत में बर्तन क्यों धो रही है? अरे आंचल बहू, ये तू क्या कर रही है? गर्भवती अवस्था में ऐसे बर्फीले मौसम में बाहर बैठकर ठंडे पानी से बर्तन धो रही है? मैं इस घर की बहू हूँ, अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आंचल बहू, मुझसे झूठ ना बोल, मैं तेरी सास की आदत को अच्छे से जानती हूँ। तुझ में और अपनी इस अमीर बहू में कितना फर्क करती है। तुम दोनों ही गर्भवती हो, लेकिन मजाल है कि वो अपनी अमीर बहू से कुछ काम करवा ले। भगवान तुझ पर दया करे, ये ले भगवान का प्रसाद। कोमल आंचल को प्रसाद देती है और उसके सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गर्भवती आंचल ठंड में कपकपाते हुए बर्तन धो रही होती है कि तभी वहाँ आंचल की अमीर जेठानी गर्भवती सुष्मिता आती है। अरे ओ महारानी, 2 घंटे हो गए तुझे बर्तन दिए हुए, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले क्या? भाभी, बर्फीला मौसम है, ऐसे मौसम में इस ठंडे पानी में बर्तन कैसे धोऊं? आप तो मेरी हालत जानती है ना। तो तुझ महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी ला कर दूं? चुपचाप से इस ठंडे पानी से बर्तन धो। भाभी, थोड़ा रहम कीजिए, मैं गर्भवती हूँ, मेरे हाथ पैरों में सूजन आ गई है। हमें तेरे होने वाले बच्चे से कोई भी मतलब नहीं है। तेरा बच्चा पैदा होते ही मर जाए, ये मरा हुआ पैदा हो, इससे हम लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इस घर का वारिस तो सिर्फ मेरा बच्चा होगा। आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को तो कुछ मत कहिए। आंचल की बात सुनकर सुष्मिता को बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते वो आंचल को थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अपनी औकात मत भूल, समझी? आंचल एक गरीब परिवार की बेटी होती है, जिसके चलते आंचल की सास और जेठानी उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। आंचल के पति अमर और सुष्मिता का पति मोहन दोनों ही काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे, इसलिए आंचल पर हो रहे जुल्मों के बारे में उसके पति को भी जरा भी खबर नहीं थी। आंचल की सास और जेठानी उससे दिन रात बर्फीले मौसम में ठंडे पानी में काम करवाते थे और उस पर अत्याचार करते थे। ओह माय गॉड माँ जी, जरा इधर तो आइए, देखिए कैसी ये नौकरानी हमारे हीटर के सामने बैठकर आराम फरमा रही है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सोफे पर बैठकर हमारे हीटर के सामने आराम फरमा रही है। ये सोफा और हीटर क्या तू अपने दहेज में लेकर आई थी? चलो उठ यहाँ से। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर हीटर के सामने बैठ गई। इतना ही हीटर के सामने बैठने का शौक है तो अपने गरीब माँ बाप से कहकर एक हीटर मंगवा ले। अगर आइंदा हमारे हीटर के आसपास भी नजर आई तो तेरा वो हश्र करूंगी कि 7 जन्मों तक नहीं भूलेगी। इतना कहकर रेवती आंचल के बाल पकड़ती है और उसे धक्का दे देती है। आंचल दिन रात ठंडे पानी में गर्भवती अवस्था में काम करती रहती है, वहीं सुष्मिता दिन रात हीटर के सामने बैठकर आराम करती है। आंचल के पास ना ही तो पहनने को गर्म कपड़े थे और ना ही खाने को अच्छा खाना। सुष्मिता बहू, ये देख, मैं तेरे लिए ये गोंद के लड्डू बनाकर ले आई हूँ और ये काजू बादाम का देसी घी का हलवा। चल इसे जल्दी से खा ले, इसे खाने से बच्चे की सेहत अच्छी होती है। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन आप ये मुझे किसके सामने दे रही हो? इस नौकरानी के सामने? कहीं इसकी नजर लग गई तो? लाइए, इसे मैं आराम से अपने कमरे में बैठकर खाऊंगी। सुष्मिता की बातें सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ रेवती अपनी अमीर बहू सुष्मिता के लिए लड्डू, हलवा, खीर और न जाने क्या क्या बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, वहीं अपनी गरीब बहू आंचल से एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। बेचारी आंचल रूखा सूखा खाकर ही अपना और अपने पेट में पल रहे बच्चे का गुजारा करती है। समय गुजरता है और दोनों ही बहुओं का 8वां महीना शुरू हो जाता है। सुष्मिता बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज तेरी गोद भराई की रस्म के लिए शॉपिंग पर जाना है और तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा, तू भी तैयार हो जा। जिसके बाद रेवती अपनी दोनों बहू के साथ एक बड़े से मॉल में जाती है। सुष्मिता, तुझे जो भी साड़ी पसंद आए मुझे बता दे, पैसे की जरा भी फिक्र मत करियो। मुझे तो ये रेड वाली साड़ी बहुत पसंद है माँ जी। ये साड़ी कितने की है? मैडम पूरे 60,000 रुपए की है। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। माँ जी, मुझे भी ये ग्रीन वाली साड़ी अच्छी लग रही है। तू कहीं की महारानी है जो मैं तुझे इतनी महंगी साड़ी दिलाऊंगी? वो देख सामने,
सड़क के किनारे जो साड़ी वाला है उसी से ही तुझे साड़ी दिलाऊंगी, समझी? तेरी इतनी ही औकात है। रेवती की बातें सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेवती अपनी अमीर बहू को तो इतनी महंगी महंगी साड़ियां दिलवाती है, लेकिन वहीं गरीब बहू को सिर्फ 150 रुपए की रोड से एक साड़ी दिलवाती है। समय गुजरता है और गोद भराई का दिन आ जाता है। आज मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है। आप दोनों मेकअप आर्टिस्ट उसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैडम, आप फिक्र मत करिए, हम आपकी बहू को अप्सरा बना देंगे। जहां एक तरफ सुष्मिता को मेकअप आर्टिस्ट तैयार करती है, आंचल बेचारी खुद तैयार होती है। थोड़ी देर में गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। अरे ये ले सुष्मिता बहू, मैं तेरे लिए ये सोने की चेन और तेरे बच्चे के लिए सोने के कंगन लेकर आई हूँ, और मैं अपनी बहू के लिए ये 9 लाख का हार लेकर आई हूँ, और साथ ही साथ ये डायमंड का 10 लाख का नेकलेस। मैं अपनी बहू को जितना दूं उतना ही कम है। सुष्मिता बहू, ये देख, मैंने अपने हाथों से मेरे होने वाले पोता पोती के लिए ये कपड़े बनाए हैं। सभी लोग सुष्मिता को महंगे महंगे तोहफे, जेवरात और उसके बच्चे के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे रहे थे। वहीं बेचारी आंचल अपनी खाली गोद लिए बैठी होती है। ये ले, ये शगुन का नारियल और ये चावल। मेरा तो तुझे ये भी देने का मन नहीं था। आपने मुझे ये नारियल शगुन के तौर पर दिया है, यही मेरे लिए काफी है। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ना कि ये महंगे तोहफे। ओहो यार, क्या मुसीबत है, मेरा तो यहाँ बैठे बैठे दम घुट रहा है। इतना कहकर सुष्मिता फौरन उठ जाती है और उसकी गोद में रखा हुआ सारा गोद भराई का सामान नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर रेवती कहती है, सुष्मिता बहू, ये क्या किया तूने? सारा शगुन का सामान नीचे गिरा दिया। तू जानती भी है कितना बड़ा शगुन किया है तूने। माँ जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी ये गरीब बहू नहीं हूँ जो आपके सारे अत्याचार सहूंगी, समझिए आप? और मुझसे नहीं होती ये सब फालतू की रस्म। मैं जा रही हूँ। भाभी, ये क्या तमीज है माँ जी से बात करने की? अच्छा, तो तू अब 2 टके की मुझे तमीज सिखाएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर सुष्मिता आंचल को थप्पड़ मार देती है, जिससे आंचल नीचे गिरने वाली होती है कि तभी रेवती उसे पकड़ लेती है। सुष्मिता बहू, क्या बदतमीजी है ये? अगर आंचल बहू गिर जाती तो क्या इसका बच्चा मर जाता? सुष्मिता की बातें सुनकर रेवती को बहुत गुस्सा आता है और वो सुष्मिता को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से सुष्मिता के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान रेवती, तेरी बहू को तो लेबर पेन शुरू हो गया है, लेकिन इसे अस्पताल कैसे लेकर जाए? बाहर तो भारी बर्फबारी हो रही है, सारे रोड भी बंद है। माँ जी, मैं सुष्मिता की डिलीवरी कर सकती हूँ। गांव में मैंने दाई माँ के साथ मिलकर कई औरतों की डिलीवरी करवाई थी। आप बस गर्म पानी का इंतजाम कीजिए। आंचल की बात सुनकर रेवती गर्म पानी का इंतजाम करती है, जिसके बाद आंचल अपनी जेठानी को कमरे में ले जाती है और उसकी डिलीवरी करवाती है। थोड़ी देर में सुष्मिता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। मेरा बच्चा, माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? बहू, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये देख, बिल्कुल तुझ पर गया है। ये सब कुछ सिर्फ आंचल बहू की वजह से हो पाया है। अगर वो तेरी सही टाइम पर डिलीवरी नहीं करती तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी आज मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। वो सब तुम्हारी बदौलत है। अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। आप और मुन्ना बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, मुन्ना तो बिल्कुल आप पर गया है। आंचल बिना कुछ कहे अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में आंचल भी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। रेवती अपने दोनों बहुओं के बच्चों को एक समान प्यार करती है। दोनों बहुओं के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार भी टूट जाती है और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।